हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, बिंदुसार को देखा और अब अशोक की बारी थी। अशोक को भी अगले वीडियो में देखा और इसमें जो है अब हम लोग अशोक ने जो शिलालेख जितने भी बनवाए हैं उसके बारे में अध्ययन होगा कि किस शिलालेख में क्या नॉलेज दिया गया है, किस शिलालेख में क्या कहा गया, क्या मैसेज शिलालेख का, तो उसका स्टडी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अभी मौर्य साम्राज्य चलेगा, इसके बाद एक दो वीडियो और आएगा मौर्य साम्राज्य का, क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखें क्या है। तो अशोक का तो हम लोग देख लेते हैं, अशोक के शिलालेखों का अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अशोक के अभिलेख है ना, अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। तो अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है मित्र, तो पहला भाग क्या है? शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। तो इन 3 पार्ट में अशोक के अभिलेख को बांटा जा सकता है। ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन सा 3 भाग है। एक है शिलालेख, शिलालेख हो गया जो शिला पर लिखा होता है, पत्थर पर। स्तंभ लेख जो खंभों पर लिखा होता है, और गुहालेख जो गुहा वगैरह में लिखा होता है। तो ये तीनों है, तो ये अशोक के अभिलेखों का वर्णन है। अब आगे देखिए क्या है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में है ना, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में है ना, पद्रेटी फैंथेलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी बताई गई है? 14। और इसका खोज जो है, अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में हुई। और किसने की थी? तो ये पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। क्या है ना, पद्रेटी फैंथेलर ने की और इसकी संख्या 14 है। तो अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में, और किसने किया? तो पद्रेटी फैंथेलर ने की। इसकी संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख है ना, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में है ना, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। देखिए अभिलेख, अशोक के अभिलेख को पढ़ने का जो सबसे पहले श्रेय जाता है, किसको जाता है? वो जेम्स प्रिंसेप को है ना, जेम्स प्रिंसेप को जो है ये पढ़ने का श्रेय जाता है। देखिए अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता अशोक के अभिलेख को पढ़ने में किसको मिली? 1837 ईस्वी में किसको मिला? जेम्स प्रिंसेप को। आगे बढ़ते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख, यहाँ देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय है ना, अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसमें वर्णित विषय, इसका अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सा शिलालेख है और उसमें क्या क्या वर्णित है। आइए उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहला शिलालेख देखिए, तो एक और से दिया हुआ है पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहले शिलालेख में क्या है? पशु बलि की निंदा की गई है। हाँ, तो पहले में क्या है? पशु बलि की निंदा की है। देखिए तो अशोक का जो पहला शिलालेख है इसमें क्या है? पशु बलि की निंदा। पहले में क्या है? पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि नहीं करना चाहिए, इस बात का समर्थन किया गया है और पशु बलि की निंदा की गई। तो किसमें किया गया? पहला शिलालेख में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा कि किस शिलालेख में क्या चीज का वर्णन है। तो प्रथम शिलालेख में क्या है? पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, दूसरा शिलालेख देखिए, दूसरे शिलालेख में इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु है ना, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। जो दूसरा शिलालेख है मित्र, अशोक का जो दूसरा शिलालेख है इसमें उसने क्या कहा है? मनुष्य का और पशु का है ना, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। किसमें? दूसरा में। और पहला में क्या है? तो पशु बलि की निंदा, दूसरे में क्या है? मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया। आइए तीसरा शिलालेख देखते हैं। तीसरा शिलालेख जो अशोक का है इसमें राजकीय अधिकारियों को है ना, राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है तथा कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख भी है। देखिए तीसरा शिलालेख में क्या है? तो राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष के बाद जो है दौरे पर जाने का उपदेश दिया गया है। तीसरा शिलालेख में क्या है कि जो भी राजकीय अधिकारी हैं उसको हर 5 वर्ष में दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है और कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख भी तृतीय शिलालेख में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम शिलालेख में क्या है? पशु बलि की निंदा। और दूसरे शिलालेख में क्या है? मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा। और तीसरे में क्या है? हर 5वें वर्ष जो राजकीय अधिकारी हैं उनको दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है। आगे देखते हैं चौथा शिलालेख में क्या है? इस अभिलेख में है ना, भेरी घोष की जगह
धम्म घोष की घोषणा की है। हमको लग रहा है भेरी घोष जो रणभेरी घोष होता है युद्ध के लिए जो बजाई जाती है, तो वो भेरी घोष है, और उसकी जगह पर जो है धम्म घोष की घोषणा की गई। ये चौथा शिलालेख है। अशोक के चौथे शिलालेख में क्या है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष, है ना, की घोषणा की गई है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की, है ना, घोषणा की गई है। पांचवां शिलालेख में क्या है, पांचवां शिलालेख देखते हैं। इस शिलालेख में धर्म महापात्रों, पांचवें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है। पांचवें शिलालेख में क्या है, धर्म महापात्रों, है ना, धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है पांचवें शिलालेख में। ठीक है। छठा शिलालेख, छठा शिलालेख में किसका वर्णन है मित्र, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये छठा शिलालेख, इसको अब तुरंत याद कर लीजिए। आत्मनियंत्रण की शिक्षा किस शिलालेख में दी गई है, तो छठे शिलालेख में दी गई है ना। आत्मनियंत्रण की शिक्षा किस में दी गई है, तो छठे शिलालेख में दी गई है। ठीक है। आगे देखते हैं सातवां एवं आठवां शिलालेख, है ना, सातवां एवं आठवां शिलालेख। देखिए सातवां और आठवां दोनों एक साथ है। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है ना। सातवें और आठवें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन है। सातवें और आठवें में क्या है, तीर्थ यात्रा। सातवें और आठवें में अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन है। ठीक है। तो देखिए पांचवा में क्या था, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, पांचवा में धर्म महापात्रों की नियुक्ति, और छठा में क्या है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा, और सातवां एवं आठवां में क्या है, तीर्थ यात्रा का उल्लेख। सातवां और आठवां में क्या है, तीर्थ यात्रा, और सबसे इंपॉर्टेंट छठा में क्या है, तो छठा में दिया गया है आत्म नियंत्रण की शिक्षा, आत्म नियंत्रण की शिक्षा। सातवां एवं आठवां में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। और नौवां शिलालेख देखिए क्या है, नौवें शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार, सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन आपसे आएगा कि सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार की शिक्षा अशोक के किस शिलालेख में दी गई है, तो ये नौवां शिलालेख में है ना। 9 नंबर शिलालेख में क्या दिया गया है, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार। नौवां में क्या है, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की शिक्षा का उल्लेख है। और 10वां शिलालेख देखिए, 10वां शिलालेख में क्या है, अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी को, राजा को और उच्च अधिकारी को हमेशा प्रजा के हित में सोचें। जो भी राजा है और जो उच्च अधिकारी है वो प्रजा के हित में सोचें। ऐसा है किसमें, ये 10वां शिलालेख में, है ना। 10वां में क्या है कि जो भी राजा है और जो अधिकारी है वो क्या है, हमेशा राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ठीक है। और 11वां शिलालेख देखिए क्या है, 11वां शिलालेख है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 11वें शिलालेख में क्या है, धम्म की व्याख्या। 11वां शिलालेख में क्या है मित्र, तो धम्म की व्याख्या किया गया है। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या। और 12वां शिलालेख देखिए क्या है, 12वां शिलालेख में इसमें स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। तो कहेगा स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और सभी के विचारों का सम्मान किसमें है, तो ये हो गया है 12वां शिलालेख में। किसमें है, 12वां शिलालेख में, है ना। इसमें 12वां शिलालेख में क्या है, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। आगे देखते हैं 13वां शिलालेख। 13 शिलालेख में क्या है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन आपसे आएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो ये 13वां शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, 13वां शिलालेख में है। और कलिंग से ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, इसलिए कहता है कि अशोक के हृदय परिवर्तन की जो व्याख्या की गई है या उसके बारे में कही गई है, तो किस शिलालेख में, तो ये कही गई है 13वां शिलालेख में। तो 13 शिलालेख में जो है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी मिलता है 13वां शिलालेख में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस शिलालेख में जो है पड़ोसी राजाओं का वर्णन मिलता है, तो ये 13वां शिलालेख में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन मिलता है। और सबसे लास्ट और अंतिम जो है ये है 14वां शिलालेख। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो 14वां अभिलेख में क्या कहा है अशोक ने, तो 14वां अभिलेख में अशोक ने जनता को आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो यहां पर ये एंड हो गया, लेकिन हम एक बार इसको फिर रिवाइज कराते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आइए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्या है, पहला शिलालेख, है ना। पहला शिलालेख क्या है, तो पशु बलि की निंदा। पहला शिलालेख
पशु बलि की निंदा। दूसरा क्या है, अशोक ने मनुष्य एवं पशु, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था। दूसरे शिलालेख में क्या है, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख, दूसरा शिलालेख। तीसरा क्या है, तीसरा में है राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष के बाद दौरे पर जाने का आदेश दिया है। यह तीसरा शिलालेख है कि हर 5 वर्ष पे जो है अधिकारी अपने दौरे पर जाएं, यह आदेश दिया गया है। और चौथा शिलालेख में क्या है, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किसमें की गई है, चौथे शिलालेख में। और पांचवा शिलालेख जो है मित्र, पांचवें शिलालेख में है धर्म और महापात्रों की नियुक्ति। धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी किसमें मिलती है, पांचवा शिलालेख में। धर्म महापात्रों की, है ना, धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी किसमें मिलती है, पांचवा। और छठा शिलालेख में क्या है, छठा शिलालेख है आत्मनियंत्रण की शिक्षा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा से क्या है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो कहेगा किसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा अशोक के किस शिलालेख में दी गई है, तो ये छठे शिलालेख में दी गई है। ठीक है, सातवां एवं आठवां, सातवां शिलालेख और आठवां शिलालेख में क्या है, इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। सातवां और आठवां में क्या है, तीर्थ यात्रा का वर्णन। सातवें शिलालेख और आठवें शिलालेख में क्या है, तीर्थ यात्रा का वर्णन। अब देखिए नौवां शिलालेख में क्या है, तो 9वें नंबर पर है सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार। यह है सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किसमें है, 9वें में। सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किसमें है, तो 9वां में है। और 10वां शिलालेख में क्या है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 10वां क्या है, राजा और उच्च अधिकारी जो है हमेशा किसके हित में सोचें, प्रजा के हित में सोचें। ये कौन सा है, ये 10वां अभिलेख है। और देखिए 11 अभिलेख में क्या है, इसमें धम्म की व्याख्या। तो धम्म की व्याख्या किसमें दी गई है, 11 अभिलेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धम्म की व्याख्या किसमें कही गई है, 11वां अभिलेख में, है ना, धम्म की व्याख्या 11वां अभिलेख। और 12वां शिलालेख में क्या है, 12वां शिलालेख में है इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। तो सम्मान की बात किसमें कही है, 12वां शिलालेख में, है ना, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। और 13वां शिलालेख में क्या है मित्र, तो 13 शिलालेख में है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन। 13 में क्या है, हृदय परिवर्तन और कलिंग युद्ध। इसको आप याद रख लें अभी तुरंत, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 13 नंबर अभिलेख, 13वां जो अभिलेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन भी है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी कही गई है। और इसमें पड़ोसी राज्यों के, है ना, पड़ोसी राजाओं के वर्णन भी मिलते हैं किसमें, 13वां अभिलेख। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए 14वां शिलालेख, 14 शिलालेख में क्या है, अशोक ने, है ना, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए, 14 में क्या है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ये 14 है। तो इसमें जो प्रथम 5-6 तक है, देखिए यहाँ ये 1, 2, 3, 4 और 5 तक देखिए, इसमें जो है उन्होंने सिर्फ अपने राज का, जैसे है ना, तो पशु बलि की निंदा प्रथम, अशोक एवं पशुओं एवं मनुष्यों की चिकित्सा का व्यवस्था 2, और तीसरा में राजकीय अधिकारियों को 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर आना 3, चौथा अभिलेख की जगह भेरी घोष की 5, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की, ये चौथा हो गया। और पांचवा है शिलालेख में, पांचवा शिलालेख में क्या है, इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति। और छठा में है इसमें आत्मनिर्भर शिक्षा। अब छठा से जो आप नीचे बढ़ेंगे मित्र, यहां से आप देखिए इस शिलालेख में आपको कुछ दिखेगा। देखिए छठा से जो आप नीचे आइएगा त्यों त्यों जो है इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी हर चीज को किया, ताकि आपको इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। देखिए छठा में क्या है, आत्मनियंत्रण जैसे स्टार्ट हो गया तो यहां पर आप स्टैंड लगा दीजिए। छठा है आत्मनियंत्रण, यहां पर रुक जाइए। और आत्मनियंत्रण के बाद जितना भी होगा आप सारा ज्ञान की बात होगी। देखिए छठा में हो गया आत्मनियंत्रण की शिक्षा, ठीक है। 7वां एवं 8वां में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, ये 7वां 8वां में तीर्थ यात्रा उल्लेख, ये तो आप याद कर लेंगे। 7वां 8वां में तीर्थ यात्रा का उल्लेख। और 9वां में क्या है, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार। देखिए यहां आत्मनियंत्रण, छठा में क्या था, आत्मनियंत्रण। छठा शिलालेख जो है इसको हम घेर रहे हैं। छठा शिलालेख जो है, छठा शिलालेख ये है आत्मनियंत्रण, है ना, छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण। और आत्मनियंत्रण के बाद से कहानी स्टार्ट होती है सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार। देखिए आया ना शिष्टाचार, तो आदर्शवादी चीजें इसमें ज्यादा है। सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार किसमें हो गया, 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार। फिर देखिए 10वां शिलालेख में क्या है, अशोक ने आदेश दिया राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। यहां भी प्रजा के हित में सोचने की बात हुई, तो यह भी आदर्शवादी। तो आप देखेंगे कि ये प्योर नीति वाला 10वां शिलालेख, इसमें क्या है, अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी जो है प्रजा के हित में सोचें। तो प्रजा के हित में सोचना है किसमें है, 10वां शिलालेख। प्रजा के हित में सोचना है ये किमा है, तो प्रजा के हित में सोचना ये 10वां शिलालेख हो गया ना, ये हो गया 10वां शिलालेख। प्रजा के हित में सोचें 10वां। और देखिए 11वां में क्या है, धम्म की व्याख्या। देखिए ये भी आदर्शवादी, धम्म की व्याख्या 11वां शिलालेख। धम्म की व्याख्या क्या है,
11वां शिलालेख है ना, धम्म की व्याख्या 11वां शिलालेख। और 12वां शिलालेख में क्या है, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान। फिर देखिए यहाँ विचारों का सम्मान, और छठा में देखिए आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण, छठा सीधा 12वां पर आइए तो विचारों का सम्मान। तो इसके बाद जो है छठा के बाद पूरा आपको ज्यादा आपको जो है आदर्शवादी वाक्य मिलेंगे। देखिए 12वां में क्या हो गया, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई 12वां में। और 13वां शिलालेख में क्या है, इसमें तो आपको याद ही होगा 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध 1, हृदय परिवर्तन 2 और पड़ोसी राजाओं का वर्णन, यह क्या गया 13वां। 14 में जानते हैं कि जनता को जो है धर्म के अनुसार जीने का, देखिए जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, तो 14 भी आपको याद हो गया। तो हम समझते हैं कि आपको ये आसानी से याद होगा। एक बार फिर देख लीजिए, पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा, दूसरा शिलालेख क्या है, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था, ठीक है। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष, राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष के बाद दौरे पर जाना। चौथा में क्या है, अभिलेख की जगह वेरी गुड, ये भी आपको याद हो गया। चौथा शिलालेख भी आपको याद हो गया, हम लिख के देते हैं। चौथा शिलालेख में क्या है, अभिलेख में चौथा, इस अभिलेख में जो है चौथा अभिलेख में जो है ना, चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष। चौथा शिलालेख में क्या है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष। और 5वां शिलालेख में, इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति। 5वां में क्या है, धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी, तो याद रखना है। 5वां में क्या है, देखिए है ना, धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी 5वां। और छठा तो आप जानते ही हैं, आत्मनियंत्रण। देखिए छठा शिलालेख में क्या है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा। और 7वां 8वां एक साथ है, इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन है ना। 7वां 8वां में क्या है, अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन का उल्लेख। 9वां में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार। 9वां में क्या है, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार। 9वां शिलालेख में सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार उल्लेख दिया गया है। और 10वां शिलालेख में क्या है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ये किसमें है, 10 नंबर में, राजा और उच्च अधिकारी दोनों के लिए कहा गया है कि वो हमेशा जो है प्रजा के हित में सोचें। ये क्या है, 10वां है। और 11 शिलालेख क्या है, धर्म की व्याख्या। 11 में क्या है, धम्म की व्याख्या 11वां शिलालेख है। 12वां शिलालेख है, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। ये किसमें है, 12 में स्त्री महापात्र की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचार के सम्मान की बात किसमें की गई है, तो ये किया गया है 12वां शिलालेख। और 13वां शिलालेख में क्या है मित्र, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन जान ही रहे हैं, हृदय परिवर्तन जान ही रहे हैं और पड़ोसी राजाओं के बारे में, तो 13वां शिलालेख हो गया। और 14वां शिलालेख में क्या लिखा गया है, जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। तो ये शिलालेख था और इससे क्वेश्चन आता है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इसको आप बढ़िया से, मेरी वीडियो को अगर आप 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि आपसे इन 14 अभिलेख में से एक भी नहीं छूटेगा, इसका गारंटी मेरी है। ठीक है, तो फिर अगले दिन इसी के बाद, अभिलेख के बाद जो अभी स्तंभ लेख और जो भी चीजें आएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, अशोक के स्तंभ लेख के बारे में। और अभी 1-2 वीडियो बनेगा इसके बाद मौर्य साम्राज्य खत्म होगा, फिर आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।